वायु में किस गैस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है क्लोरीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सारी गैसें आती हैं जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको नाम दिया जाता है, और एक जलवाष्प होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें होती हैं जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कूड़ा करकट जलाने से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कूड़ा करकट जलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है मोटर वाहनों से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, ये निकलती हैं आपकी जैसे कोयला जलने से, कोयले की खान से, जैसे कोई जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं जो हमारे जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म के जलने से ये गैस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये नाइट्रोजन तो हवा में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो उसको नाइट्रोजन बोलते हैं। तो इसमें कूड़ा करकट जलाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाली गैस है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया जैसे एक इसमें कौन सा आंसर सही है? 4 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जो वाहन होते हैं उनसे निकलने वाली ये धुआं जो होता है उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कूड़ा करकट जलाने से होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये जीवाश्म को जलाने से निकलती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर कहते हैं, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है वाहनों में लगी हरी पट्टी, दूसरा है सड़कों के किनारे लगे पेड़, तीसरा है चाय के बागान, चौथा ऑप्शन दे रखा है धान के खेत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सड़कों के किनारे लगे पेड़ होते हैं, इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। मोटर सड़कों पे जो वाहन चलते हैं उनकी वजह से काफ़ी शोर होता है, तो उस शोर को ये कम करने के लिए सड़क के किनारे दोनों तरफ क्या होते हैं, ये पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ध्वनि को मानी जो तीव्रता होती है उसको कम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं, आप शोषित कर लेते हैं, ध्वनि को ये सोखते हैं, तो इसलिए इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता किस गैस के कारण बिगड़ रही है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ये जो ताजमहल की सुंदरता है वो उसका रंग जो है वो कलर बेकार हो रहा है। मतलब उसमें जो कलर है उसका जो वास्तविक रूप है वो गलत खराब हो रहा है, किस गैस के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा 5 जून, दूसरा है 11 जुलाई, तीसरा है 25 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 1 मई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को होता है मतदाता दिवस। क्या होता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है आपको? मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। अगला प्रश्न है, कौन ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों में से नहीं है? जो नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे।
कौन ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों में से नहीं है? जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा इसमें से नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर देखिए, ऑप्शन जो दिए हैं, पहला देखा सूर्य है, दूसरा पवन, तीसरा जल, चौथा है कोयला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कोयला जो है वो नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है। बाकी सूर्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, पवन भी है, जल भी है, और ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या होते हैं ये, और जो प्राकृतिक गैसें हैं ये क्या है हमारी परंपरागत है, माने अनवीकरणीय है, और ये अनवीकरणीय स्रोतों में आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और हमारा जो गैस है, प्राकृतिक गैस है। और इनमें जो सूर्य है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है, ये हमारी क्या आती हैं, ये आती है नवीकरणीय ऊर्जा, सॉरी नवीनीकरणीय ऊर्जा। इनको जो है इनका स्रोत ऐसा है कि इनका जितना यूज करेंगे आप इनको, ये समाप्त नहीं होंगी, तो इसलिए इनको नवीनीकरणीय कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। और कोयला जो है, ज़्यादा कोयला का प्रयोग करेंगे तो कोयला की खाने हैं, चूँकि कोयला ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही आपका पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, और जो प्राकृतिक गैसें हैं उनकी मात्रा भी सीमित है। तो ये जो सीमित मात्रा के हैं वो अनवीकरणीय बोले जाते हैं, और जो नवीकरणीय हैं उनकी मात्रा सीमित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन देखा बायोगैस ऊर्जा, दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा देखा है पवन ऊर्जा, और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो ये कह रहे हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी प्राकृतिक गैस। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि ये बाकी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये भी मैंने आपको बताया। और ये प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या होते हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिए है 19 नवंबर, दूसरा है 15 अक्टूबर, तीसरा है 11 जुलाई, और चौथा है 21 मार्च को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी 19 नवंबर को। इसमें देखिए, आपको जो 15 अक्टूबर दिया है, क्या है, विश्व हाथ धुलाई दिवस है। ये क्या होता है, विश्व हाथ धुलाई दिवस, क्या होता है, हाथ धुलाई, यानी हस्त प्रक्षालन, हाथ धुलाई दिवस, इसको मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 11 जुलाई को क्या है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस है, क्या है, जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। अगला प्रश्न है, गीला कचरा हेतु प्रयोग किए जाने वाला कूड़ादान होता है? नीले रंग का, दूसरा ऑप्शन देखा हरे रंग का, तीसरा है लाल रंग का, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी हरे रंग का। देखिए, इसमें जो कचरे दो प्रकार के होते हैं, या उनको जो गीले कचरे होते हैं या हरे कचरे होते हैं, और एक वो कचरे होते हैं जो सूखे होते हैं, सूखे कचरे होते हैं। दूसरे जो, और ये दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के होते हैं जो हमारे अस्पतालों में जो अपशिष्ट निकलते हैं, मेडिकल्स की चीज़ें जो हैं यूज की जाती है, जो नीडल्स वगैरह हैं, या उसमें जो भी दवा शीशियाँ हैं, वो सब आती हैं अस्पताल के अपशिष्ट में। तो उनमें, और जो सूखे वाले हैं, सूखे कचरा है, और जो हमारा जो गीला है, जो गीला कचरा या हरा कचरा है, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, जो गीला होता है उसको जैविक अपशिष्ट बोलते हैं। जैविक अपशिष्ट होते हैं, जो हरे और गीले होते हैं वो जैविक अपशिष्ट बोले जाते हैं, और जो सूखे होते हैं उनको अजैविक अपशिष्ट बोलते हैं। तो इसमें इनका कलर, जो कूड़ादान होता है उनको कलर डिसाइड किया गया है, इनको अलग अलग कलर में इनको रखा जाता है। तो जो गीला कचरा है, या इनको कहें हम जैविक अपशिष्ट वाला है, तो इनको हरे रंग के कूड़ेदान में रखा जाता है। और जो नीला रंग का हमारा, ये नीले रंग का जो कूड़ादान होता है, इसमें सूखा कचरा, या कहें हम अजैविक अपशिष्ट इसमें रखा जाता है। और अस्पतालों का जो अपशिष्ट होता है, जो और मेडिकल का, हॉस्पिटल का जो अपशिष्ट होता है, वो जो नीडल्स वगैरह होती हैं, वो लाल रंग के डिब्बे में, कूड़ेदान में रखी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है?
ऑप्शन दिए हुए पहला पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दो यानी कि दूसरा। पहला किसका है? पहला चीन का है। किसका है? पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। अगला प्रश्न है जनसंख्या से होने वाली समस्या है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा आवास, दूसरा है पेयजल, तीसरा है रोजगार और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी है। आवास की समस्या भी आती है, पेयजल की भी समस्या आती है, रोजगार भी की समस्या भी जनसंख्या वृद्धि के होने से होती है। अगला प्रश्न है कौन पर्यावरण का मित्र नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला दे रखा है बैटरी से चलने वाले वाहन, दूसरा है सौर ऊर्जा और तीसरा ऑप्शन दे रखा पॉलीथीन थैली का प्रयोग, चौथा ऑप्शन दे रखा है जैविक खेती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 पॉलीथीन थैली का प्रयोग। देखिए ये जो हमारा पर्यावरण के जो इको फ्रेंडली बोले जाते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, ये क्या है? बैटरी से चलने वाला वाहन है, ये अपशिष्ट नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये भी क्या हुआ? पर्यावरण का मित्र हुआ। सौर ऊर्जा भी अपशिष्ट नहीं छोड़ता, तो ये भी क्या हुआ? हमारा पर्यावरण का मित्र हुआ। जैविक खेती भी अपशिष्ट नहीं छोड़ती है और उन्हीं के संसाधनों का प्रयोग करती है जो जैविक होते हैं, और उन्हीं जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको आप कृषि में यूज किया जाता है उनको, तो वो एक तरीके का रिसाइकिल होता रहता है। तो उस वो भी हमारा पर्यावरण का जो है शत्रु नहीं है, मित्र है। तो ये पॉलीथीन थैली का प्रयोग जो है ये क्या है? ये हमारा पर्यावरण का मित्र नहीं है, ये शत्रु है, पॉलीथीन थैली का प्रयोग। अगला प्रश्न है एलपीजी में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन दे रखे हैं ब्यूटेन है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा मीथेन, चौथा ऑप्शन दे रखा ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्यूटेन। अगला प्रश्न है वाहनों के चलाने में न्यूनतम प्रदूषणकारी ईंधन है। पहला ऑप्शन दे रखा है डीजल, दूसरा है सीएनजी, तीसरा है पेट्रोल, चौथा ऑप्शन दे रखा है मिट्टी का तेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सीएनजी गैस। जो सीएनजी गैस होती है ना, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसमें जो अपशिष्ट नहीं होते, धुआं आदि नहीं निकलता, इस वजह से ये कम प्रदूषणकारी होता है, सबसे न्यूनतम प्रदूषणकारी। देखिए डीजल में भी धुआं निकलता है, पेट्रोल में भी निकलता है, मिट्टी का तेल जलता है, इसमें भी निकलता है। तो सीएनजी गैस ऐसी है जिसमें भी आपका धुआं नहीं निकलता, तो ये वाहनों में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है ये न्यूनतम प्रदूषणकारी ईंधन है। अगला प्रश्न है कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे जनसंख्या विस्फोट, और दूसरा है महामारी, तीसरा है आग लगना और चौथा दे रखा भूकंप। तो इसमें देखिए जो इसका आंसर है, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भूकंप। तो भूकंप जो है ना, ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। देखिए जनसंख्या विस्फोट ये मानवीकृत है, महामारी भी मानवीकृत है और आग लगना भी मानवीकृत है। इसमें भूकंप जो है वो प्राकृतिक है, ये मानवीकृत नहीं है। अगला प्रश्न है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा बाढ़, दूसरा दे रखा है सुनामी और तीसरा है भूस्खलन, चौथा दे रखा महामारी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए बाढ़ का आना भी एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, और जो हमारा महामारी है ये मानवीकृत है, ये मानव के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होता है, ये होने वाली आपदा है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ? 4 यानी कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह अप्राकृतिक या मानवकृत है, महामारी का फैलना। अगला प्रश्न है सुनामी की घटना घटित हुई थी। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं पहला दे रखा है 26 दिसंबर 2004 और 26 जनवरी 2001 और 22 अप्रैल 2015 और उसका ऑप्शन दे रखा है एक चौथा ऑप्शन दे रखा है 12 अक्टूबर 2014। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप की तीव्रता होती है। जो बहुत विनाशकारी भूकंप होते हैं उनकी तीव्रता कितनी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा 8 से अधिक, दूसरा है 8 से कम और तीसरा ऑप्शन दे रखा 5 से 6 के बीच और चौथा दे रखा है 0 से 5 के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 8 से अधिक। जो रिएक्टर स्केल होता है ना हमारे रिक्टर, तो उस पर क्या होता है ना, जो माप होते हैं 0 से 9 के बीच में संख्या होती है। तो इसमें जो आपका 8 और 9 है ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं और बाकी के ये जो इधर दिए होते हैं ये थोड़े थोड़े कम होते हैं, सामान्य होते हैं। क्षति हालांकि 5-6 के बीच से ही आप ये क्षति पहुंचाने लायक हो जाता है, 5-6 के बीच में ही ये क्षति पहुंचाता है।
लेकिन 8 और 9 के बीच में ये बहुत ही विध्वंसक हो जाता है, बहुत ही तीव्र भूकंप होता है। तो इस पर जो है कौन सा ऑप्शन सही है? एक वाला, यानी 8 से अधिक वाला। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है। पहला ऑप्शन देखा आपदा प्रबंधन से, दूसरा है वृक्षों के कटान को रोकने से, तीसरा देखा है जनसंख्या नियंत्रण से, चौथा ऑप्शन देखा है जल संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वृक्षों के कटान को रोकने के लिए। ये चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कहाँ चला था? उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? ये वृक्षों के कटान को रोकने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन चलाया गया था किस लिए चलाया गया था? ये ऑप्शन दिए, नदी पर बांध बनाने के लिए, दूसरा है नदियों को स्वच्छ करने के लिए, तीसरा है वृक्षों को बचाने के लिए, चौथा ऑप्शन रखा जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था ये। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, दूसरा आंसर है शांत घाटी संरक्षण से, और तीसरा ऑप्शन देखा नर्मदा बचाओ से, और चौथा ऑप्शन दे रखा वन्य जीव संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से, जो उत्तराखंड में चलाया गया था वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं सुगाथा कुमारी, दूसरा है बाबा आमटे, और तीसरा दे रखा सुनीता नारायण, चौथा दे रखा है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए इसमें जो बाबा आमटे हैं, बाबा आमटे नर्मदा बचाओ से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे जुड़े थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। और जो हमारी सुनीता नारायण है, ये आपके जो जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी? देखिए आपको बताते हैं, ये शांत इसमें जो क्या नाम, वन्य जीव संरक्षण से, और शांत घाटी जो संरक्षण है, शांत घाटी संरक्षण है, ये सुगाथा कुमारी थी। शांत घाटी वाले में बाबा आमटे का संबंध आपको किससे है? नर्मदा बचाओ से। सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर है। कौन सा? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन देखा 22 अप्रैल को, दूसरा है 20 मार्च को, तीसरा है 22 मार्च को, चौथा ऑप्शन दे रखा 16 सितंबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन दे रखा है, पहला अनुच्छेद दे रखा है अनुच्छेद 48 का, दूसरा है अनुच्छेद 21 का, तीसरा है अनुच्छेद 40, चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण का संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से है? तो ये पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 48 का है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 24 अक्टूबर, और दूसरा दे रखा है 25 जनवरी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 दिसंबर, और चौथा दे रखा है 16 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें जो 25 जनवरी, इसमें क्या होता है? मतदाता जागरूकता दिवस। ये क्या होता है? मतदाता जागरूकता दिवस। और 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस होता है। ये एड्स दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को अभी विश्व ओजोन दिवस क्या होता है? जो ओजोन गैस होती है, ओजोन दिवस मनाया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन है। पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है विटामिन डी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विटामिन डी। सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन है डी। अगला प्रश्न है, CNG का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन दे रखा कार्बन नेचुरल गैस, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा दे रखा कॉमन नेचुरल गैस, और चौथा ऑप्शन दे रखा कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है जूल, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है डेसिबल,
चौथा ऑप्शन दे रखा है कूलाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो इकाई है वो क्या है, डेसिबल है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, किस तीव्रता की ध्वनि कानों को पीड़ा पहुंचाने लगती है। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 50 से 60 डेसिबल, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 30 डेसिबल, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है 80 डेसिबल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 80 डेसिबल जो होती है, इससे ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों को पीड़ा पहुंचाने लगती है। जो सामान्य श्रवण की या वार्तालाप की जो सीमा है वो 50 से 60 डेसिबल होती है। और ये फुसफुसाहट जो होती है वो हमारी 30 पे है। फुसफुसाहट की क्या होती है, फुसफुसाहट जो होती है, फुसफुसाहट ये 30 डेसिबल पर, और यहाँ पर हम सामान्य श्रवण की सीमा है ये। और इसमें जो हमारा सामान्य वार्तालाप होता है, सामान्य वार्तालाप वो होता है 50 से 60 डेसिबल के बीच।